नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। बच्चे होते ही प्यारे हैं, इसलिए माना जाता है कि वो हमेशा अच्छे होते हैं, क्योंकि आपका मन बहुत पवित्र होता है, बहुत कोमल होता है। छोटे बच्चे, जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, अक्सर सब लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। कल अचानक पड़ोस में से कोई बच्चा मेरे पास आया, उदास। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने बताया कि उसका पालतू कुत्ता कहीं चला गया है। बहुत ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला। सबने कोशिश की, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। 2-3 घंटे के बाद जब सब लोग परेशान हो गए तो अचानक कल वो वापस अपने आप आ गया। वास्तव में भगवान ने जो दुनिया बनाई है ना, इसमें हम सब जीव, चाहे हम इंसान हो, चाहे हम पशु हों, चाहे हम पक्षी हों, हम सब में एक आत्मा है, एक भावना है। और वो जो भावना है ना, हम एक दूसरे से जोड़े रखती है। कुत्ता इंसान की भाषा समझ पाता है या नहीं समझ पाता, इस विज्ञान को मैं नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो भावनाओं को ज़रूर समझता है। और बात कुत्ते की ही क्यों की जाए, अगर हम बात करें, हाथी है, घोड़ा है, ऐसे बहुत सारे जानवर भी हैं जो इंसान के खास मित्र रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही मिलती जुलती कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसको सुनकर या जिसको पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये आपकी अपनी कहानी है। आपको पता है इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य क्या है मेरा? वो ये कि जाने अनजाने में हम कभी कभी आसपास के पशु पक्षियों को परेशान कर देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी एक छोटी सी हरकत से वो कितने दुखी हो जाते हैं। उनकी भावनाओं को समझना, जानना हम सबके लिए बेहद ज़रूरी है। तो हमेशा की तरह कहानी से पहले क्या पढ़ेंगे? कहानी की लेखिका। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी महादेवी वर्मा जी के बारे में। यूँ तो महादेवी वर्मा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। महादेवी वर्मा एक महान लेखिका रही हैं। और अगर हम अपने काव्य के 4 मुख्य स्तंभ माने तो छायावाद कवियुग में उनका नाम सबसे पहले आता है। ऐसी कवित्री जिनकी कविताएं, जिनकी कहानियां सबका दिल छू लेती हैं। हिंदी की महत्वपूर्ण काव्य युग छायावाद के कवि चतुष्टय में से एक। प्रेम और करुणा से ओतप्रोत, ओतप्रोत का अर्थ है भरा हुआ, काव्य गीतों एवं संस्मरणात्मक। संस्मरणात्मक क्या होता है? अर्थात जो हम याद करते हैं। रेखा चित्रों के लिए बहु प्रशंसित। बहु प्रशंसित का अर्थ क्या? ये 2 शब्द हैं, बहु जमा प्रशंसित, यानी कि बहुत सारी उन्हें प्रशंसा इसके लिए मिली है। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित, बहुत बड़ा सम्मान है ये। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और वे साहित्य अकादमी की फेलो भी रही। उनकी प्रमुख कृतियाँ निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा। ये दीपशिखा एक कविता संग्रह है जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी कविताएं हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, निबंध, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र उनका एक संस्मरण है। इसके अलावा भी उनकी छोटी छोटी बहुत सारी कहानियाँ जो हैं बहुचर्चित हैं। लेकिन आज जिस कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है गिल्लू। अब गिल्लू क्या हो सकता है? तोता, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, क्या? चलिए जानते हैं। सोन जूही में एक आज पीली कली लगी है। पंक्ति देखिएगा, पहली पंक्ति, सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही एक पौधे का नाम है और पीले रंग का उस पर फूल आता है। इसे देखकर अनायास, अनायास का मतलब है अचानक ही, यूं ही उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया। स्मरण का अर्थ क्या है? याद आ गई। जो इस लता की सघन, सघन शब्द कैसे बना है? स जमा घन, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा गहरा है, घना है। हरितिमा,
हरितिमा कहा गया है हरियाली को। मैं छिप कर बैठता था, यानी कि कोई कली निकली है और लेखिका ने जब उस कली को देखा तो उसे एक छोटे से जीव की याद आ गई जो इस तरह की लताओं में छुप कर बैठा करता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। चौंका देना मतलब हैरान कर देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण मतलब छोटा जीव जो है, छोटा जीव। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। मिट्टी में हम कब मिलते हैं? मृत्यु के पश्चात। यानी कि लेखिका जिस जीव के बारे में बात कर रही है वो उसकी मृत्यु के पश्चात की बात कर रही हैं। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। उनका मानना है कि वो छोटा सा जीव इस सुनहरी कली के रूप में उनके सामने आया है। हम प्रकृति में अलग अलग रूपों में जन्म लेते हैं, कभी इंसान के रूप में, कभी जीव के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी पक्षी के रूप में, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के रूप में, फूलों के रूप में। क्या पता शायद उस जीव का अगला जन्म इस फूल के सहारे हो। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, अब लेखिका को वो पुरानी बात याद आ रही है। मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुवल का खेल खेल रहे हैं। छुआ छुवल का अर्थ होता है छिपना छिपाना, जिसे आप कहते हो लुकन छुपाई। छिपना छिपाना का खेल खेल रहे हैं। ये काक भुशुंडी किसे कहा गया है? कौवे को। कौवे को कहा गया है। वे विचित्र पक्षी है, बहुत अजीब ही पक्षी है। एक साथ समादृत मतलब जिसका आदर हुआ हो, अनादृत जिसका अनादर हुआ हो, अति सम्मानित, अवान्वित। बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितृपक्ष में, अब पितृपक्ष क्या होता है बच्चों? आपको मालूम होना चाहिए कि साल के कुछ 15 दिन इस तरह के होते हैं कि जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। अगर आप याद करें, सितंबर का जो महीना होता है, अक्सर उस महीने में जिसको हम श्राद्ध कहते हैं, ये 15 दिन ऐसे होते हैं जिस समय हम अपने पुरखों को याद करते हैं। उसके बाद नवरात्रि दुर्गा की पूजा शुरू होती है और अंतिम दिन दशहरा मनाया जाता है और 20 दिन के बाद दिवाली मनाई जाती है। याद आ गया आपको? तो ये श्राद्ध पक्ष है। हमारे जो पुराण है ना, उसमें सबके लिए स्थान है। जो आज हमारे बीच नहीं है, वर्ष में एक बार जिस दिन उनकी मृत्यु हुई होती है, उस तिथि के अनुसार उन्हें याद किया जाता है। तो वो ये बात हो गई हमारी पितृपक्ष की। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अब ये मान्यता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, वो पूर्वज अगर अपनों से मिलना चाहते हैं और धरती पर आना चाहते हैं तो काक अर्थात कौवे के रूप में आते हैं। और आप कभी देख लीजिएगा, जब श्राद्ध चल रहे होते हैं ना,
तब कौवों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। वैज्ञानिक कारण ये है कि कहा यह जाता है कि लोग भोजन रखते हैं उनके लिए, इसलिए वो आ जाते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति ये कहती है कि कौवे जो हैं वो पूर्वजों के रूप में आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ जो हमसे दूर हैं प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश, ऐसा संदेश जो अच्छा संदेश होता है, इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। आपने भी सुना होगा, अगर आंगन में या मुंडेर पर कौवा बैठा तो कोई ना कोई कह देता है कि आज मेहमान आने वाले हैं। अर्थ क्या हुआ कि कौवे हमारे प्रियजनों को हमारे पास आने का संदेश देते हैं। दूसरी तरफ हम कौवा और काऊ काऊ, काऊ काऊ क्या स्वर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। जैसे अगर कोई बहुत शोर मचा रहा है तो हम क्या कहते हैं, इतना काऊ काऊ क्यों कर रहे हो, बोल देते हैं ना। तो काऊ काऊ जो है वो मधुरता के लिए या सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, उसे अवमानित के रूप में यानी कि अपमान के रूप में देखा जाता है। अब कितनी अलग अलग बात है, एक कहता है कि वो पितरों के रूप में हमारे यहाँ पर आते हैं, दूसरा ये कहते हैं कि जो उनकी वाणी है, जो उनकी भाषा है काऊ काऊ, वो अच्छी नहीं है। तो दोनों में अपनी अलग अलग बात है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, यानी कि मैं तो आपको कौवों की कहानी सुनाने लग गई हूँ, क्योंकि गमले और दीवार की संधि, संधि का मतलब होता है जहाँ पर जोड़ होता है, मिलाप, ठीक है, जहाँ पर जोड़ है, में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। ऊपर घोंसला था और अचानक वो नीचे गिर गया। अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, सुलभ का अर्थ क्या होता है, आसानी से। अब देखिए कौवे जो थे घोंसले के अंदर उनको घुसना पड़ता, अब अचानक कोई चीज़ अगर नीचे पड़ी हुई है तो आसानी से चोंच मार सकते हैं, तो उन्हें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। काक द्वे की चोंचों से, यानी कि दो कौवे हैं, दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। लघु प्राण मतलब छोटा सा जीव, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, छोटा सा जीव। अब देखिए गिलहरी का बच्चा, खुद गिलहरी कितनी छोटी सी होती है, अब उसका बच्चा तो बिल्कुल एक उंगली जितना होगा। अगर कौवों ने उसके ऊपर दो चोंच भी मार दी तो वो तो पहुंच गया मृत्यु के समीप। अतः वह निश्चेष्ट का अर्थ है अधमरा, सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद अब ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पहुंचकर घावों पर, घाव मतलब जख्म, पेंसिलिन का मरहम लगाया। ट्यूब होती है पेंसिलिन की जो घाव को जल्दी भर देती है। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उस नन्हे के मुंह में लगाई ताकि उसको कुछ खाने को पीने को मिल सके, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। ढुलक का मतलब बह गई। सबने कहा कि अब ये बचेगा नहीं, लेकिन लेखिका का मन नहीं माना। वो उसे अंदर उठा लाई, रक्त पहुंचा और रुई की पतली पतली बत्ती बनाकर ताकि उसको बूंद से उसके मुंह में दूध डाला जा सके। कई घंटे के उपचार के बाद, उपचार अर्थात इलाज, उपरांत बाद, उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका, बड़ी मुश्किल से। तीसरे दिन वे इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। छोटा सा पक्षी, उसकी नीली नीली आंखें थीं और 3 दिन के बाद वो इतना ठीक हो गया कि उसने लेखिका की उंगली पकड़ ली। 3-4 मास में, मतलब महीने में, उसके स्निग्ध रोए, आपने कभी गिलहरी को देखा है, हल्के हल्के बाल होते हैं, झब्बेदार पूंछ, उसकी पूंछ बहुत सुंदर होती है, चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित का अर्थ है हैरान करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। भाई इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, जब बात होती है गिलहरी की तो वो जातिवाचक है,
जैसे मैंने कहा बालिका या मैंने कहा छात्र। छात्र जब मैं कहूँगी तो एक जाति के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने एक बच्चे का नाम लिया, एक छात्र का नाम लिया, जैसे मैंने कहा विनीत, है तो वो छात्र लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं उसे बुला रही हूँ। तो ऐसे ही जब तक उसका नाम गिलहरी है तो वो गिलहरी तो जातिवाचक है, लेकिन हम गिलहरी गहरी, आप कुत्ता लाते हैं, बिल्ली पालते हैं, उसको एक नाम देते हैं ना, और देखिए वो नाम से फटाफट चौंक भी जाता है। तो यहाँ पर उस छोटे से जीव का, उस छोटे से गिलहरी को एक नाम दिया गया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। क्या नाम रखा गया? गिल्लू। मैंने एक फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया, यानी कि उसका छोटा सा एक घर बना दिया गया। फूलों जहाँ पर जिस टोकरी में, जो बांस की टोकरी होती है, उस जिसमें फूल आते हैं अधिकतर लोगों को देने के लिए, तो उसके अंदर रुई बिछा दी गई और उसका घर बना दिया गया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता, जब वो हिलता तो वो टोकरी जो थी, वो जो तार से लटकी हुई थी, वो भी हिलती, तो मज़े लेता था और अपनी कांच के मनकों सी आँखों में छोटी छोटी 2 मोतियों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जाने क्या देखता और समझता रहता था। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर हम सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती, मैं कौन? महादेवी वर्मा, तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसकी इतनी तीव्र इच्छा होती थी, तीव्र का अर्थ क्या है? तेज, कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। अब देखिए, जब आप किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? या तो आवाज़ लगाते हैं। अब गिल्लू महादेवी वर्मा को आवाज़ तो लगा नहीं सकता था। छोटे बच्चे क्या करते हैं? जब वो बोल नहीं सकते हैं तो वो पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, मम्मी की उंगली पकड़ ली या माँ का कपड़ा पकड़ लिया, साड़ी पकड़ ली, कुछ भी पकड़ लेते ताकि वो एक तरफ से अपनी भावना दिखाते हैं कि वो हमें चाहते हैं। अब यहाँ पर ये छोटा सा जीव क्या करे? वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता। पैर तक आता, लेकिन उसी समय वो हट जाता और पर्दे पर चला जाता। पैर तक आने का अभिप्राय क्या हुआ? मुझे छुआ, यानी कि उसने लेखिका को छुआ, यानी कि लेखिका को आभास दिला रहे हैं वो गिल्लू जी कि भाई मैं भी हूँ, मेरी तरफ भी नज़र डालिए। और फिर तेज़ी से नीचे उतरता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक लगातार चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। यानी कि वो लेखिका को कहना चाहता था, अब सब काम बंद कर दो और मुझे उठाओ। पहले पैरों तक आता, भाग के पर्दे पर चढ़ता, फिर वापस आता, फिर पैरों पर चढ़ता और लगातार वो यही काम करता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। ये भी बहुत अच्छा है। आपने एनवलप देखे जिसको हम लिफाफा कहते हैं, लंबा लिफाफा। तो गिलहरी थोड़ी सी लंबी होती है, वो क्या करती थी, हल्की सी तो होती है गिलहरी, उसे उस लिफाफे के अंदर डाल देती थी। लेकिन कैसे डालती थी कि उसका सिर और आगे के 2 पंजे जो हैं वो लिफाफे के बाहर निकले होते थे। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज़ पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आँखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। तब उसे समझ में आ जाता कि भाई लेखिका ये चाहते हैं कि तुम उन्हें तंग मत करो, वो व्यस्त हैं, तो चुपचाप वहाँ से उनको देखता रहता था। भूख लगने पर
अब भूख लगने पर क्या करता है, चिक चिक करके गिलहरी की आवाज़ है, मानो वह मुझे सूचना देता, और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। देखो, लिफाफे से बाहर नहीं आता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। जैसे आप बच्चे पहले छोटे थे, अब थोड़े से बड़े हो गए, युवा अवस्था आ रही है आपकी भी, तो ऐसे ही गिल्लू का भी जीवन जो था अब युवा की अवस्था की तरफ बढ़ रहा था। नीम चमेली की गंध, नीम के पेड़ और चमेली के पौधों की गंध अर्थात खुशबू मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। यानी कि बाहर का जो वातावरण था, अगर बाहर फूल खिले होंगे तो आपको कमरे में हवा चलेगी तो खुशबू आएगी ही। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। जैसे आप अपने मित्रों से बातचीत करते हैं तो जो गिल्लू था उसके जो संगी साथी थे जो आज़ाद थे, वैसे तो वो भी कैद नहीं था, जहाँ मर्जी घूमता था, किसी उसको जाली में या जंगले में नहीं रखा गया, लेकिन वो घर के एक सुरक्षित वातावरण में था। परंतु उसके साथी जो बाहर के पेड़ों और पौधों में रहते थे, अपने अंदर के साथी को देखकर शायद वार्तालाप करते थे, शायद बातचीत करते थे। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा इसे मुक्त करना आवश्यक है। मुक्त का अर्थ यहाँ पर क्या है? आज़ाद। क्योंकि लेखिका का उद्देश्य कभी भी ये नहीं था कि किसी जीव को वो बांध कर रखें, कैद में रखें। वो तो केवल उसको संरक्षित रखना चाहती थी, उसकी हिफाजत रखना चाहती थी। लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि गिल्लू को अब अपने संगी साथियों की ज़रूरत है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसे आज़ाद कर दिया जाए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक छोटा सा कोना खोल दिया। अब इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने की सचमुच एक मुक्ति की सांस ली, आज़ादी उसको मिल गई। वो इतने छोटे जीव को, क्योंकि अब जो महादेवी वर्मा है बच्चों, महादेवी वर्मा को केवल एक गिल्लू ही नहीं था उनके घर में। उनके घर में अगर आपने कहानी पढ़ी हो तो एक नीलकंठ कहानी है, जहाँ पर उन्होंने एक मोर और मोरनी को भी पाला हुआ था। चित्रा नाम की एक उनकी बिल्ली भी थी। अब सोचो, घर में मोर है, मोरनी है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं। अब इतना छोटे से जीव को संभालना बड़ा मुश्किल काम था। यही वो कह रही है, इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। और आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। अब क्या करें, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कागज पत्र रहते थे। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर, यानी कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे वो चढ़ जाता था, उतर जाता था। तब से ये क्रम नित्य बन गया। यानी कि तब से ये नित्य का क्रम हो गया, रोज़मर्रा। नित्य का मतलब है रोज़, रोज़ का ये काम हो गया। वो उसके लिए खेल थे। मैंने कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता था। उसने क्या करा, महादेवी वर्मा ने क्या, जैसे वो आ जाती थी तो उन्होंने खिड़की की एक छोटी सी जाली खोल दी थी कि ताकि वो, उसके लिए वो छोटा सा दरवाज़ा काफ़ी था, वो बाहर जाए, अपने संगी साथियों के साथ खेले, और जब उसका मन करे वो आ जाए। और उसकी छोटी सी जो टोकरी थी उसमें उसके लिए खाद्य पदार्थ तो होते ही थे। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। अब गिल्लू जी क्या बन गए? नेता बन गए। हर डाल पर उछलता कूदता रहता, और ठीक 4 बजे वे खिड़की के भीतर से आकर अपने झूले में झूलने लगता। जैसे अक्सर हम मनुष्य सुबह हम अपने घर से निकलते हैं, रोज़मर्रा के काम निपटाते हैं, लेकिन शाम और रात हम अपने आशियाने में ही गुजारते हैं। तो यहाँ पर क्या था, गिल्लू जी भी अपने आशियाने में वापस आ जाते थे। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। अब वो थोड़ा शरारती हो गया। पहले तो वो ध्यान आकर्षित करता था, लेकिन अब जैसे छोटे बच्चे आपने देखे हैं, वो डरा देते हैं, हाँ कर देते हैं ना, ऐसे ही गिल्लू भी चाहता था कि वो अपनी लेखिका को चौंका दे। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दों की चुन्नट में, और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका लगाव मुझसे कोई कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। स्मरण का अर्थ क्या है? याद नहीं आता। यानी कि जिस थाली में लेखिका खाना खा रही हैं,
गिल्लू महाराज जी उसी थाली से खाना पसंद करते थे। गिल्लू इसका अपवाद था। अपवाद का अर्थ क्या है? उल्टा। यानी कि सब जीव अपने अपने स्थान पर अपने अपने बर्तनों में खाना पसंद करते थे, लेकिन गिल्लू जी को आदत क्या थी? देखते हैं। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वे खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, क्योंकि वो तो थाली के अंदर ही बैठना चाहता था, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल बड़ी सफाई से खाता था। आपने कभी गिलहरी को खाना खाते हुए देखा है? अपने आगे की छोटी सी 2 हाथ उठाती है, उठाती हुई अपने मुंह में डालती है, तो वो भी बड़ी प्यार से एक एक दाना चावल का उठाता और उसे खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। खाद्य मतलब खाने की सामग्री। उसे काजू बहुत पसंद थे। वैसे मूंगफली भी गिलहरी का बहुत प्रिय खाद्य पदार्थ है, और कई दिन काजू ना मिलने पर वे अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। कुछ कुछ आपकी तरह था ना गिल्लो? जब मम्मी कुछ ऐसा बनाती है जो आपको पसंद नहीं आता, तो आप क्या करते हैं? मामा भूख ही नहीं है आज, है ना, या कुछ इधर उधर फेंक भी देते हैं, करते हैं कुछ कुछ, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं। तो गिल्लू भी कुछ कुछ ऐसा ही करता था, अपनी नाराज़गी जाहिर करता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत का अर्थ है घायल होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। जो महादेवी वर्मा थी, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतर कर दौड़ता। किसके लिए दौड़ता? महादेवी वर्मा के लिए। लेकिन किसी दूसरे को देखकर तेज़ी से अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता। वो जो आगंतुक होता, जो भी उनका कमरा खोलता, उसके शरीर पर वो नहीं चढ़ता था। जब देखता था कि उसकी प्रिय महादेवी वर्मा नहीं है, तो वापस वो अपने झूले में चला जाता। सब उसे काजू दे आते ताकि उसका मन लगा रहे। जब आपके मम्मी पापा नहीं होते, हाँ घर में बड़े भाई बहन होते हैं, आप किसी रिश्तेदार के घर होते हैं, या आपने अपने छोटे भाई बहनों को देखा है, जब वो मम्मी पापा को याद कर रहे होते हैं, तो आप उनकी सब ज़रूरत की मनपसंद चीज़ें दे देते ताकि वो खुश रहें, प्रसन्न रहें और उदास ना हो। कुछ कुछ ऐसा ही गिल्लू के साथ हो रहा था। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसकी झूली की सफाई की, तो उसमें काजू भरे मिले। अब देखो, काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था, लेकिन उसने अपने प्रिय खाद्य पदार्थ को छुआ तक नहीं। यही तो एक जीव की भावना है। क्यों? उसे प्रिय क्या था? उसे प्रिय थी महादेवी वर्मा, जिनके हाथों से वो चीज़ खाना पसंद करता था, जिससे ज्ञात होता था, पता चलता था कि उन दिनों, यानी कि जब लेखिका अस्पताल में थी, वो प्रिय खाद्य भी कितना कम खाता था। मेरी अस्वस्थता मतलब बीमारी की अवस्था, बीमारी की अवस्था में वे तकिए पर सिरहाने पर बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले का अर्थ क्या है? धीरे धीरे सहलाता। आपने देखा है, आपकी माँ जब आप बीमार होते हैं तो धीरे धीरे आपके बालों पर हाथ फेरती हैं, अपनी उंगलियों से आपके बालों को सहलाती हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही गिल्लू छोटे छोटे अपने पंजों से महादेवी वर्मा के बालों को सहलाता था। उसका हटना एक परिचारिका का अर्थ क्या होता है? सेविका कि हटने के समान लगता था। लेखिका को इतना अच्छा लगता था कि जो वो उनके साथ होता था, मानो कि कोई सेविका उनके साथ बैठी हुई है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती तो गिल्लू ना बाहर जाता था, ना अपने झूले में बैठता था। क्या करता था? उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। भाई उसको भी गर्मी लगती है, ठीक है, कि उसने अपनी गर्मी को दूर कैसे किया। वाकई में ये बहुत ही अलग सा उपाय है। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। बच्चों, सुराही पता है क्या होता है? जैसे घड़ा होता है, ऐसे ही मैं आपको दिखाती हूँ।
छोटा सा आकार होता है, लंबी गर्दन होती है और नीचे से वो गोल होता है। ऐसी होती थी सुराही, जिसमें पानी ठंडा रहता है और क्योंकि इसका मुंह बहुत छोटा सा होता है तो पानी इधर उधर गिरने के ज़्यादा चांसेस नहीं होते, ज़्यादा नहीं गिर पाता है वो। तो वो सुराही के ऊपर लेट जाता था, क्योंकि सुराही जो होगी वो तो ठंडी होती है। मिट्टी का जो बर्तन है, अगर उसके अंदर पानी होगा तो वो ठंडा हो जाता है, तो वो उसके ऊपर लेट जाता और उसके शरीर को क्या मिलती थी? ठंडक मिलती थी। यानी कि गिल्लू जो था वो बहुत ही तेज़ दिमाग वाला था। इस तरह से वो लेखिका के पास भी रहता था, क्योंकि सुराही लेखिका के पास रहती थी, और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। जैसे हम मनुष्यों का जीवन 100 वर्ष, 110 वर्ष, 115 वर्ष होता है, वैसे ही गिलहरियों का जो जीवन है वो सिर्फ 2 वर्ष तक का होता है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। देखिए, हमने कहानी की शुरुआत की थी कि गिल्लू का जन्म हुआ था। 2 साल लेखिका के गिल्लू के साथ कैसे बीत गए, लेखिका को भी ये पता नहीं चला। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर आया, जब उसका अंत समय समीप आ गया। रात में अंत की यातना, यातना का अर्थ क्या है? दुख। दुख में भी वे अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आ गया और ठंडे पंजों से, शरीर के अंदर गर्मी नहीं रही थी अब, कहते हैं ना शरीर ठंडा पड़ जाता है, अर्थात मृत्यु के हम समीप आ जाते हैं। ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसने उसे बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। मरणासन मतलब मृत्यु की अवस्था। एक तरह से वही अवस्था आ गई जब पहली बार लेखिका को गिल्लू मिला था। जब वो ठीक हुआ था तो 2-3 दिनों के बाद उसने लेखिका की उंगली को पकड़ा था ना, आज वो फिर उसी तरह उस उंगली को पकड़कर बैठ गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर लगाया, उसे उष्णता, उष्णता का अर्थ है गर्मी, देने का प्रयत्न किया। प्रयत्न का अर्थ है कोशिश। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श, प्रभात मतलब सुबह, प्रथम मतलब पहली, किरण के स्पर्श, स्पर्श का मतलब है छूना, के साथ वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। ये पंक्ति बहुत प्यारी है कि प्रभात के प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। अर्थ क्या हुआ? जो वो दुख झेल रहा था ना, इसके बहुत सारे अर्थ हैं इस पंक्ति के। अंधेरा समाप्त हुआ, नया सूरज निकला। गिल्लू का एक जीवन काल समाप्त हुआ और वो दूसरे जीवन में जन्म लेने के लिए आगे की ओर अग्रसर हो गया। सुबह की पहली किरण जैसे ही आई, गिल्लू महादेवी वर्मा से बिछड़ गया और मौत के आलिंगन में चला गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है, खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती हैं। उन्हें लगता है कि शायद गिल्लू आएगा, और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है, हर साल आता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई थी। समाधि का अर्थ क्या है? जहाँ पर उसे दफना दिया गया था, जहाँ से वो लेखिका को मिला था मृत्यु के पश्चात, वहीं की मिट्टी के नीचे उसे दफन कर दिया गया था। इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, सबसे अधिक प्यारी थी, और इसलिए भी कि उस लघुगात यानी कि छोटे से जीव किसी बासंती दिन, जब बसंत का मौसम आता है, जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। पिताब का अर्थ यहाँ पर क्या है? पीला। क्योंकि लेखिका को लगता था कि गिल्लू दोबारा किसी और रूप में जन्म लेकर उससे ज़रूर मिलेगा, तो उन्होंने उसे उस पेड़ के नीचे, जूही के पेड़ के नीचे जहाँ पौधा होता है, वहाँ दफनाया था। और लेखिका को लगता था इस पर जब कली आएगी तो शायद वो गिल्लू का ही एक नया रूप होगा। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only.
Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows three-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.